हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए, हम कर रहे हैं जेडीए जेल एग्जाम की तैयारी। मैंने आपको पूरा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के 50 क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, आप अपने साथ अपना बेयर एक्ट लेके भेज जाइए। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। पहले मैंने आपको पूरा बेयर एक्ट करा दिया है, अब मैं उसके बाद आपको ये ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रही हूँ। ठीक है, देखिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल के एमसीक्यूज आप देखेंगे। ठीक है, हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 8। ठीक है, तो धारा 8 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, राजस्व मंडल अपील का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ रिवीजन है। ठीक है, राजस्व मंडल पुनरीक्षण का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ कोर्ट ऑफ रेफरेंस है। राजस्व मंडल संदर्भ का सर्वोच्च न्यायालय है। या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द फाइनल अथॉरिटी इन जुरिस्डिक्शन बिटवीन जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन सिविल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के बीच में जुरिस्डिक्शन को लेके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये डिसाइड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगी। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें से बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्शन 8। अब बताइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। बताइए कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ नहीं है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है जब सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के बीच में अगर जुरिस्डिक्शन को लेके डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसको कौन डिसाइड करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ओनली। अब है हमारा देखिए एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 8 क्या बताता है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट रेवेन्यू है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है किसका, अपील का, रिवीजन का और रेफरेंस का। और अगर जुरिस्डिक्शनल, ठीक है, अगर क्षेत्र अधिकार संबंधी विवाद हो भी जाता है सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के बीच में, तो हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं देखती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Vacancy occurs due to resignation of the chairman of the board. What shall be the legal consequences? अब क्या होता है, राजस्व मंडल का जो अध्यक्ष है उसने त्याग पत्र दे दिया है। अब जब त्याग पत्र दे दिया है तो अब उस त्याग पत्र देने के कारण क्या है, वैकेंसी आ गई है उसके पोस्ट पे। अब इसका जो विधिक परिणाम क्या रहेगा, लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि अब चेयरमैन की वैकेंसी हो गई है। ठीक है, या फिर जो प्रोसीडिंग है बोर्ड की वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है बोर्ड का शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड मेयरली बिकॉज ऑफ सच वैकेंसी। तो जो अगर वैकेंसी हो भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है उस वैकेंसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है बोर्ड का वो इनवैलिड हो जाए। तो ये बात सही है। या फिर फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन होगा बोर्ड का और ये मैंडेटरी बात है। तो बताइए इसमें से क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका आंसर है सी, है ना। क्योंकि अगर केवल ऐसी जो वैकेंसी के कारण जो मंडल की संरचना है वो अवैध नहीं मानी जाएगी। अगर चेयरमैन की वैकेंसी हो भी गई है रेजिग्नेशन के कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोर्ड है वो इनवैलिड हो जाए। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 5 है वो ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है बोर्ड का वो इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि अगर चेयरमैन की डेथ हो गई है या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है या एक्सपायरी हो गया है उसका टर्म या टर्मिनेशन हुआ है, टेम्पररी अब्सेंट है वो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी इज करेक्ट। राजस्व अपीले प्राधिकरण के संबंध में बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी होती है मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो प्रत्येक राजस्व अपीलीय प्राधिकरण है और क्या उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो ये तो हमें ठीक लग रहा है। जो नंबर होते हैं ऑफिसर्स के अपॉइंट किए जाते हैं एज रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट बी लेस देन 3। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। ठीक है,
रेवेन्यू अपील अथॉरिटी सिट्स ओनली इन जयपुर, जो राजस्व अपील प्राधिकरण है क्या वो जयपुर में बैठता है? क्या ऐसा हमने पढ़ा है? नहीं, ऐसा भी नहीं पढ़ा है हमने। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट ठीक है इनमें से? 1 एंड 2, 3 एंड सेकेंड, सी 1 एंड 3 या डी? तो देखिए जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये बात सही है। जो नंबर ऑफ ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में वो 3 से कम नहीं होने चाहिए, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? ए, 1 एंड ओनली। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 20 ए क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स नॉट लेस देन 3 एज रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। और प्लेस ऑफ सिटिंग क्या है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये सिर्फ जयपुर तक कन्फाइंड नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? धारा 23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण राजस्व मंडल में निहित है? देखिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या काम करता है? तो क्या वो कंट्रोल करता है सारे नॉन जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स को, या फिर वो कंट्रोल करता है जितने भी जुडिशियल और सेटलमेंट्स के जो मैटर्स होते हैं उनको देखता है? तो जो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, राजस्व मंडल है, वो क्या काम कर रहा है? या वो कंट्रोल कर रहा है ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर को? जो कमिश्नर की नियुक्ति होती है, आयुक्तों की नियुक्ति होती है, क्या वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है? क्या हमने ऐसा पढ़ा है? नहीं। या फिर वो पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करता है? नहीं। इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर बी है कि वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो सिर्फ कौन से मामले देखता है? जुडिशियल मैटर्स और सेटलमेंट मैटर्स, वो सभी न्यायिक और बंदोबस्त संबंधी मामलों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 क्लियरली वेस्ट जुडिशियल मैटर्स एंड सेटलमेंट मैटर्स इन द बोर्ड। ठीक है, धारा 23 के अनुसार न्यायिक तथा बंदोबस्त संबंधी मामलों का नियंत्रण राजस्व मंडल में निहित है। ठीक है, ये सेक्शन 23 कह रहा है, जिसको हम बेसिकली कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। इसके अगर हेडिंग देखें, नियंत्रण की शक्ति। ठीक है, सेक्शन 23 इसी में बताया गया है जो नॉन जुडिशियल मैटर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, और जो जुडिशियल मैटर्स होते हैं वो हमेशा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखती है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए आपको ये लिस्ट मैच करनी है, आप बताइए। ठीक है, जो सेक्शन 8 है क्या वो जनरल सुप्रिटेंडेंट? सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है बताइए? सेक्शन 9 देखो, सेक्शन 23 आपको पता है कंट्रोलिंग पावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू के मैटर्स हैं, जुडिशियल मैटर्स हैं, वो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल कर रही है, अभी मैंने आपको बताया। तो सेक्शन 23 में आप जाके ढूंढ लो, तो सेक्शन 23 के सामने क्या लिखा है? कंट्रोलिंग पावर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है? देखो मैंने आपको जब बोर्ड वाला सेक्शन पढ़ाया था, ठीक है, बोर्ड को हम 4 में स्टैब्लिश कर रहे थे, रेवेन्यू बोर्ड को, और बोर्ड की पावर थी 8 में। ठीक है, तो बोर्ड से रिलेटेड अगर आप सेक्शन 8 देख रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है? पावर ऑफ बोर्ड। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो बोर्ड की पावर है वो क्या है? कि वो हाईएस्ट कोर्ट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है। अपील, रिवीजन और रेफरेंस, अभी हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेक्शन 8 से, हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तो बोला था वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है, अपील और रिवीजन और रेफरेंस का। तो सेक्शन 8 किसका? सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है? हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपको समझ आ गया। सेक्शन 9 किसकी बात करता है? सेक्शन 9 ये कहता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या करेगा? जनरल सुपरिटेंडेंस रखेगा जितने भी अधीनस्थ रेवेन्यू कोर्ट है। ठीक है, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण अधीक्षण किसका है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो सेक्शन जो 9 है वो किससे रिलेटेड है? जनरल सुपरिटेंडेंस से, सामान्य अधीक्षण से। तो अगर आप मैच कर लो तो ए किससे मैच हो रहा है हमारा? सेक्शन 8 सेकंड से। तो देखो ए कहाँ है? ए सेकंड में क्या है? पहले वाला ही है। ठीक है, फिफ्थ का ए ही हो गया। ठीक है, फिर है बी का क्या है? जो धारा 9 हमने क्या पढ़ी है वो है, हमने पढ़ी है जनरल सुपरिटेंडेंस। ठीक है, फिर सी का तो ऑलरेडी 3 हो ही गया है। जो सेक्शन 20 ए है वो बात करती है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी की, सेक्शन 20 ए। ठीक है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी की, कौन? जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, अभी हम पढ़कर आए हैं, जिसमें मिनिमम 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आप इसका हम क्या लगाएंगे? आंसर ए। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन देखिए, सेक्शन 8 डील करता है हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट से, सेक्शन 9 डील करता है जनरल सुपरिटेंडेंट से, सेक्शन 20 ये बात करता है रेवेन्यू अपील अथॉरिटी और सेक्शन 23 बात करता है कंट्रोलिंग पावर की। देखो मैं आपको एमसीक्यूज भी समझा के करा रही हूँ, तो अगर आप इस एमसीक्यूज को भी ध्यान से समझ लेंगे ना तो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जो है एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन 6, एजर्शन और रीजन बेस्ड ये एमसीक्यू है। एजर्शन क्या है कि जो कलेक्टर होता है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का। जो कलेक्टर होता है वो जिले का भू अभिलेख अधिकारी भी होता है। ये तो एजर्शन है। इसका रीजन क्या बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है क्या है, वो इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कलेक्टर इन एवरी स्टेट। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो क्या एजर्शन और रीजन ये दोनों ट्रू है, या फिर ए और जो आर है दोनों सत्य है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, या फिर जो बी है जो ए और आर दोनों ही ट्रू है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी क्या है, ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है। डी क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन 6 का क्या आंसर है, इसका आंसर है ए, ठीक है, क्योंकि एजर्शन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। और ये बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 20 इस बारे में बात करता है। जो अगर आप सेक्शन 20 देखेंगे वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर की बात करता है। वो स्पेसिफिकली बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेंगे कलेक्टर को हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो कलेक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसकी नियुक्ति को हम 2 या 2 अधिक जिलों के लिए संयुक्त रूप से कर सकते हैं। ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसकी नियुक्ति आप 2 या 2 अधिक जिलों के लिए भी संयुक्त रूप से कर सकते हैं। एडिशनल कलेक्टर है, कमिश्नर है, सेटलमेंट कमिश्नर है या तहसीलदार है। तो देखिए हमने पढ़ा है एडिशनल कलेक्टर, ए आंसर इसका। सेक्शन 20 का अगर आप क्या क्लॉज डी देखेंगे उसमें जो इसका क्लॉज 1 है वो क्या कह रहा है, एन एडिशनल कलेक्टर इन अ डिस्ट्रिक्ट और इन अ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 20 के डी का क्लॉज 1 क्या अथोराइज करता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कलेक्टर इन अ डिस्ट्रिक्ट और इन 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड ऐसा हो सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन 7, 2 बार क्वेश्चन 7 आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, भू अभिलेख अधिकारी की परिभाषा में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। कलेक्टर, या फिर एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जिसको हम सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी कहते हैं, या फिर सेटलमेंट कमिश्नर। बताइए कौन इंक्लूड नहीं है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के डेफिनेशन में। इसका आंसर है डी, सेटलमेंट कमिश्नर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है, तो उसमें कलेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, एडिशनल कलेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, कलेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को भी किया है, और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को भी क्या है, ऐड किया है। लेकिन किसको ऐड नहीं किया, बताइए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की जो डेफिनेशन में, तो सेटलमेंट कमिश्नर को नहीं किया है ऐड, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाजुल लैंड, जो नजुल भूमि है उससे मतलब क्या है। फॉरेस्ट लैंड वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में निहित वन भूमि। आबादी लैंड विद इन म्यूनिसिपल पंचायत विलेज लिमिट्स वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट, नगर पालिका पंचायत ग्राम सीमा के भीतर स्थित एवं राज्य सरकार में निहित आबादी भूमि। पेस्चर लैंड चारागाह भूमि, या फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड सरकारी कृषि भूमि। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, आबादी लैंड विद इन म्यूनिसिपल पंचायत विलेज लिमिट वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे बात की गई है नाजुल लैंड की, सेक्शन 3 के, ठीक है, फर्स्ट के बी में। ये स्पेसिफिकली डिफाइन करता है नाजुल लैंड को एज आबादी लैंड जो सरकार में निहित है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉग्नाइज एजेंट मस्ट बी, जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है वो कैसा होना चाहिए। एन एडवोकेट जो एनरोल्ड हो एडवोकेट एक्ट के तहत,
या फिर वो एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए रिकॉग्नाइज एजेंट, या फिर वो क्या है, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको रिटर्न में पार्टी ने ऑथराइज किया है, या फिर एक रेवेन्यू अधिकारी होना चाहिए। तो हमने रिकॉग्नाइज एजेंट को पढ़ा था, ठीक है, सेक्शन 3 के क्लॉज 3 में, और उसमें क्या कहा गया कि जो ऑथराइज हो इन राइटिंग, ठीक है, वो हमारा रिकॉग्नाइज एजेंट होगा। तो रिटर्न ऑथराइजेशन बाय द पार्टी इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 3 का क्लॉज 3। धारा 3 के क्लॉज 3 के अनुसार लिखित प्राधिकरण आवश्यक तत्व है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जिसको राजस्थान टेनेंसी एक्ट में डिफाइन किया गया है, क्या इस अधिनियम में लागू नहीं होगा वो, ठीक है, क्या उस एक्ट जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं वर्ड्स, क्या वो इस अधिनियम में लागू नहीं होंगे, या फिर उनका सेम मीनिंग वही होगा जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिए गए अर्थ की मतलब दिए गए अर्थ भी धारण होंगे, यहाँ पर भी माना जाएगा, या फिर उनको इंटरप्रिटेशन करेगा बोर्ड, या फिर इंटरप्रेट होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर है बी, ठीक है। क्या कहता है कि सेक्शन 3 का जो सेक्शन 3 का जो क्लॉज 7 है, वो क्या कह रहा है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की परिभाषाओं को अपनाती है, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज करेक्ट। बताइए राजस्व मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो बोर्ड में सिर्फ क्या चेयरमैन होगा, हमने ये पढ़ा है जब हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पढ़ा, ठीक है, जब हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पढ़ा तो क्या सिर्फ हमने ये पढ़ा कि उसके अंदर एक चेयरमैन होगा सेक्शन 4 में, या फिर हमने ये पढ़ा कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसमें एक चेयरमैन होगा और कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर होंगे, या फिर हमने ये पढ़ा बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू है उसके अंदर सिर्फ चेयरमैन होंगे, 15 मेंबर होंगे, या फिर जो मेंबर है वो गवर्नर फिक्स करेगा। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। जो सेक्शन 4 है उसका सब सेक्शन 2 ये बताता है कि जो बोर्ड है उसके अंदर एक चेयरमैन होंगे और कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर्स होंगे। और मैं आपको बता देती हूँ ये जो 20 मेंबर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है, पहले 15 वर्ड्स लिखा था, फिर जब राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2011 आया तो 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, ठीक है। देखो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, मैं आपको साथ के साथ अमेंडमेंट भी बता रही हूँ, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A vacancy in the office of chairman may invalidate the constitution of board। अभी इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी सॉल्व किया है, अध्यक्ष पद में अगर वैकेंसी हो भी जाती है तो जो बोर्ड की संरचना है वो अवैध हो जाती है। दूसरा, टेम्पररी अगर कोई अब्सेंट है मेंबर बोर्ड का तो वो बोर्ड की संरचना को इनवैलिडेट नहीं करता है, अवैध नहीं करता है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, सिर्फ फर्स्ट वाली या सेकंड वाली या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। और सबसेक्शन 4 का सबसेक्शन 5 ये स्पेसिफिकली कहता है, ठीक है, कि अगर बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की वैलिडिटी को बचाता है कि अगर वैकेंसी भी हो गई है, रेजिग्नेशन भी दे दिया, डेथ भी हो गई, कोई बात नहीं, बोर्ड तो अभी भी वैलिड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एजर्शन ये है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है अंडर सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 मस्ट बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। देखो सेक्शन 4 क्या था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था कि एक चेयरमैन होगा, अभी हमने पढ़ा, और 3 मेंबर होंगे कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 20। अब इनकी जब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो क्या इनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होनी चाहिए, क्या ऐसी बात की गई है सबसेक्शन 2 में, तो बिल्कुल की गई है। अब इसका हम असर्शन तो बिल्कुल सही है, रीजन क्या है, द एक्ट एक्सप्रेसली रिक्वायर गैजेट नोटिफिकेशन फॉर सच अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही बात है, एक्ट में भी ऐसे लिखा है। तो क्या बोथ ए एंड आर जो है ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, या फिर दोनों ही सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, या फिर ए तो सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, कि दोनों ही ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 का जो सेक्शन 4 का जो सबसेक्शन 3 है वो इस बारे में बात करता है कि जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसको क्या है, आप
ऑफिशियल गैजेट में क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो मेंबर होते हैं बोर्ड के, ठीक है, राजस्व मंडल के जो सदस्य होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, वो किसके प्लेजर पर अपना ऑफिस जो है होल्ड करके रखते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या चेयरमैन। इसका आंसर है बी, गवर्नर। ठीक है, हमने सेक्शन 5 में ये पढ़ा है कि जो टेन्योर होगा मेंबर का, जो सदस्यों की पद अवधि होगी वो राज्यपाल गवर्नर की प्रसन्नता पर्यंत पर क्या है, धारण करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द लीगल स्टेटस ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोर्ड के मुख्यालय की विधिक स्थिति का सही वर्णन करता है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके हेडक्वार्टर की जो बात की गई है वो क्या है कि हेडक्वार्टर सिर्फ जयपुर में होगा, या जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर होगा, लेकिन अगर बोर्ड चाहे तो वो कहीं और भी बैठ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर के अधीन रह के। या फिर जो हेडक्वार्टर है उसको हर साल डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट, ऐसा। या फिर हेडक्वार्टर जो है चेंज कर सकता है चेयरमैन। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। ठीक है, कि सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है, प्लेस ऑफ सिटिंग, जो ये कहता है अजमेर हेडक्वार्टर होगा लेकिन आप कहीं और भी बैठ सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सिटिंग कहीं और भी हो सकती है गवर्नमेंट के ऑर्डर के अधीन रहते हुए। अब ठीक है, अब हम करेंगे, ठीक है, मैच करेंगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखो आपको ये पता है, ये बहुत इजी है कि जो सेक्शन 3 है वो इसका इंटरप्रिटेशन की बात करता है, डेफिनेशन क्लॉज है। तो आप देखो ए को जो है हम लिस्ट 1 को इसमें ए को 3 से मैच कर रहे हैं। तो देखिए ए को 3 से कहा मैच कर रहा किया जा रहा है, बी में किया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है, सॉरी, सेक्शन 3 का क्या है 2। तो देखिए ए का 2 कहाँ लिखा है, तो ए का 2 देखिए इसमें भी है, ए में भी है, ठीक है, बी, सी और डी। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एस्टैब्लिश कर रहा है, तो बी का हो गया 3। ठीक है, ए का तो 2 है, बी का 3 है। सेक्शन 5 किससे रिलेटेड था, अभी हमने पढ़ा है, मैं आपको जस्ट अभी बताया सेक्शन 5 टेन्योर क्या रहेगा बोर्ड का, तो इसका आंसर फिर क्या हो गया ए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सेक्शन 16 which the power to create, abolish और alter division, district, subdivision और तहसील और सब तहसील and villages vested in। अगर आप सेक्शन 16 देखेंगे तो वो किस बारे में बात करता है, वो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 जो सेक्शन 16 है उसमें क्षेत्रों को डिवीजन आदियों के जो निर्माण, उसकी समाप्ति, उसको परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, गवर्नर के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या कलेक्टर के पास। इसका आंसर हमें पता है सी है इसका आंसर, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो सेक्शन 16 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्रिएट भी कर सकती है, ठीक है, और एबॉलिश भी कर सकती हैं जो डिविजन्स हैं। ठीक है, मतलब जो जिले हैं, संभाग हैं, उपखंड है, तहसील है, ग्राम है, इन सबको बना भी सकती हैं और इनको पुरानों को समाप्त भी कर सकती हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ये सारी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट अंडर सेक्शन 16 बिकम्स इफेक्टिव थ्रू। धारा 16 के अंतर्गत, अभी हमने सेक्शन 16 के बारे में ही पढ़ा है, तो धारा 16 के अंतर्गत अभी अगर किसी जिले का सृजन या उन्मूलन करना है तो वो प्रभावी कैसे होगा, तो देखो उसको आपको क्या कैसे प्रभावी होगा, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाना होगा, ठीक है, या फिर क्या करना है, उसका आप रिजोल्यूशन लेके जाएंगे, ठीक है, या फिर आप मतलब रिजोल्यूशन आएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, या फिर नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में, या फिर ऑर्डर करेंगे कमिश्नर। ठीक है, मतलब जब ये स्टेट आप डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह इनको बना रहे हो, इनमें चेंजेस कर रहे हो, प्रभावी कैसे होंगे, तो सेक्शन 16 बताता है इसका आंसर है सी। जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने इस तरीके से हर सेक्शन के कीवर्ड्स जो है लिखे हुए हैं।
तो अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमिश्नर इज करेक्ट। अब बताइए कमिश्नर के आयुक्तों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, जो कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, या फिर डिवीजन में अपॉइंट किया जाता है, या हर तहसील में अपॉइंट किया जाता है, और जो कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट बोर्ड करती है। तो बताइए कौन सा ठीक है। तो देखिए, हमने सेक्शन 17 में पढ़ लिया है कि कमिश्नर को अपॉइंट हर डिवीजन में किया जाता है। ठीक है, ये जो सेक्शन 17 है वो मैंडेट करती है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर इन एवरी डिवीजन, प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त किए जाने का प्रावधान करती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है किस लिए। जो अतिरिक्त आयुक्त की जो है नियुक्ति की जा सकती है तो किसके लिए, खाली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, या केवल एक संभाग के लिए, या फिर एक संभाग, या फिर दो या दो से ज्यादा संभागों के लिए, या फिर पूरे स्टेट के लिए। बताइए। तो देखिए इसका आंसर हमें, या फिर पूरे स्टेट के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए। तो देखो, जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं, ये जो अतिरिक्त आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति एक संभाग, इसका आंसर सी है, एक संभाग या फिर दो संभाग या फिर उनके भागों के संयुक्त क्षेत्र के लिए की जा सकती है। ठीक है, और ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 17 एक्सप्रेसली परमिट करता है कि अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं वन डिवीजन और टू और मोर डिविजन्स में भी, या फिर उनके पार्ट्स में भी। ये सेक्शन 17 में लिखा है। ठीक है, तो देखो, तो कमिश्नर को जब आप अपॉइंट कर रहे हो तो हर डिवीजन में तो एक कमिश्नर होगा, लेकिन जो एडिशनल कमिश्नर है वो एक से ज्यादा डिविजन्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे को इसलिए इजी है क्योंकि मैंने इनको इस तरीके से लिखा है, आप भी ऐसे नोट डाउन करते जाइए। इसलिए मैं आपको बेरेक्ट, जब मैं बेरेक्ट लेके बैठी हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो, तो आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जो सेटलमेंट कमिश्नर होता है। अब बताइए, आप सेटलमेंट कमिश्नर को जो बंदोबस्त आयुक्त है उसकी नियुक्ति की जाती है तो कहाँ की जाती है सेटलमेंट कमिश्नर की नियुक्ति। हर डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, डिवीजन में मतलब संभाग में की जाती है, पूरे स्टेट के लिए की जाती है, तहसील के लिए की जाती है। तो देखिए, हमें पता है सेटलमेंट कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो पूरे स्टेट के लिए होती है। इसका आंसर है सी। अगर आप सेक्शन 18 देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, पूरे स्टेट के लिए सेटलमेंट कमिश्नर को। ठीक है, सेक्शन 18 में ये बात लिखी है, बंदोबस्त आयुक्त को नियुक्त किया जाता है संपूर्ण राज्य के लिए। ठीक है, तो सेटलमेंट कमिश्नर जो है बंदोबस्त आयुक्त पूरे स्टेट के लिए हो रहा है, जबकि कमिश्नर संभाग के लिए हो रहा है। याद रखना। ठीक है, दोनों में कमिश्नर वर्ड है, लेकिन ये सेटलमेंट कमिश्नर है और वो सिर्फ कमिश्नर है। विच अथॉरिटी में अपॉइंट एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर। बताइए, जो अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है। एडिशनल कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल, गवर्नर, राज्यपाल, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, या फिर सेटलमेंट कमिश्नर, बंदोबस्त आयुक्त। देखिए, जो सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर है सी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सेक्शन जो 18 है उसमें जो सेटलमेंट कमिश्नर है या फिर जो एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर है उनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 23, बताइए, जो सेक्शन 19 के तहत विच ऑफिसर इज अपॉइंटेड फॉर द एंटायर स्टेट। धारा 19 के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त होता है। बताइए, सेक्शन 19 के अंदर ऐसा कौन सा अधिकारी जो पूरे स्टेट के लिए अपॉइंट हो रहा है। कमिश्नर हो रहे हैं, कलेक्टर हो रहे हैं, या फिर डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, सेटलमेंट ऑफिसर। देखिए, सेटलमेंट ऑफिसर की बात हमने सेक्शन 18 में पढ़ी थी। कलेक्टर को हमें पता है कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कमिश्नर हमारे डिवीजन में होते हैं, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो भू अभिलेख निदेशक होते हैं ये पूरे स्टेट के लिए होते हैं। ठीक है, सेक्शन 19 ये प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पूरे स्टेट के लिए डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ कलेक्टर इज ऑल्सो द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
बताइए, जो कलेक्टर होता है वो जिले का भू अभिलेख अधिकारी भी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, जो तहसीलदार होता है उसको हर तहसील के लिए अपॉइंट किया जाता है। कौन सी करेक्ट है, ए या सेकंड या सी, बोथ 1 and 2, या फिर डी नीदर? तो इसका आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेक्शन 20A जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्शन 20 जब, क्योंकि देखो सेक्शन 20 के अंदर अपॉइंटमेंट की जा रही है ऑफिसर्स की, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कलेक्टर को हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी होता है। फिर तहसीलदार को भी अपॉइंट कर रही है हर तहसील में, ठीक है। चाहे तो एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को भी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25, which of the following officers can be appointed in a district at the discretion of state government? बताइए, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति किसी जिले में राज्य सरकार अपने विवेक से कर सकती है, कि राज्य सरकार चाहे तो इन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है, चाहे तो, जैसे कि कलेक्टर है उनकी तो नियुक्ति होगी ही होगी, लेकिन ऐसे कौन से अधिकारी है जिनकी चाहे तो, एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट कलेक्टर हो गए, तो बताइए ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेक्शन 20 का आप क्लॉज बी देखेंगे, उसमें क्या यूज हुए हैं इन सब के लिए वर्ड्स, बी देखेंगे तो आप क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर टू डिस्ट्रिक्ट। देखो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को तो डिस्ट्रिक्ट में किया ही जाएगा, ये तो सबसेक्शन 1 में बता दिया 20 के, लेकिन इसके जो क्लॉज, जो बी क्लॉज है उसमें बताया कि अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है, सेटलमेंट ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में, सेटलमेंट कमिश्नर नहीं, क्योंकि सेटलमेंट कमिश्नर को तो स्टेट में अपॉइंट करना ही है, लेकिन अगर जब हम डिस्ट्रिक्ट में चाहे तो सेटलमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, और चाहे तो असिस्टेंट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। ये क्लॉज बी में तीनों बातें लिखी हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने अपना क्वेश्चन 20 जो है 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज इसके लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कितने स्टैंडर्ड के लगाए हैं हमने, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो मैंने इसमें लेक्चर जो सीरीज में पढ़ाया है उनको आपको वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जितनी भी वैकेंसीज आएगी, अभी जेडीए जेएलओ की है, अब एपीओ की भी वैकेंसीज आ गई है, ठीक है, किसी जुडिशरी एग्जाम की भी वैकेंसी आएगी, मैं इसी पैटर्न से आपको पढ़ाऊंगी इजीएस्ट वे से, ठीक है। तो और अगर आपको मेरे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई भी चीज स्किप नहीं हो रही है, मैं हर एक बेसिक चीज को आपको क्लियर कर रही हूँ, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ मुझे समझ आए कि स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कमेंट, आपके जो कमेंट होंगे वो मुझे और मुझे और इससे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और अच्छी वीडियोस बनानी है, अपना कंटेंट को और अच्छा रखना है, क्योंकि व्यूज ज्यादा होते हैं और कमेंट्स बहुत ही कम होते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक अच्छा कमेंट करते हैं। बाकी अगर कोई एरर भी है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।